नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में समाजवादी परिवार की जंग खत्म होने की जगह और तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अगर भतीजे अखिलेश को किसी बैठक में बुलाते हैं तो वो जाते नहीं। दूसरी ओर अखिलेश चाचा शिवपाल को बुलावा भेजते हैं तो अखिलेश नहीं आते। दोनों खेमे के अपने अपने कार्यकर्ता भी हैं और इन सब के बीच है परिवार और पार्टी दोनों के मुखिया मुलायम सिंह यादव, जो कभी बेटे अखिलेश यादव के साथ दिखते हैं तो कभी भाई शिवपाल सिंह सिंह के साथ। और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, परिवार बंटाधार। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मीम अफजल हैं, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, शहनवाज हुसैन है, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, असीम वकार है, सीनियर लीडर एसपी, और सुधींद्र भदौरिया है, स्पोक्सपर्सन बीएसपी। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट फैमिली में जो खलबली मची है, उसमें अब नया जायका आ गया है। समाजवादी पार्टी के ही एक एमएलसी उदयवीर ने मुखिया मुलायम सिंह यादव को 4 पेज का एक लेटर लिखा है। पहले इस लेटर का मजमून जान लीजिए, फिर बताएंगे मुलायम परिवार में किसके खिलाफ कौन कर रहा है साजिश। उदयवीर ने अपने खत में लिखा है, सीएम के खिलाफ निजी दुश्मनी निकाली जा रही है। जैसे ही लोगों को पता चला कि आप अखिलेश को सीएम बनता देखना चाहते थे, वैसे ही परिवार में साजिश शुरू हो गई। अखिलेश की सौतेली मां पूरे मामले के पीछे रही और शिवपाल आगे आकर अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने लगे। देखिए, चिट्ठी में जो मेरी जानकारी, समझ, भाव, विचार था वो मैंने लिख दिया, जिसमें पार्टी की परिस्थितियां बयान की गई हैं। और जब नेताजी के संज्ञान में कोई परिस्थिति आती है तो वो निश्चित तौर पे पता करते हैं कि ये सूचना सही है कि नहीं है, और सही होती है तो उस पर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई करते हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई भतीजे अखिलेश के खिलाफ चचा शिवपाल की लड़ाई की बिसात उनकी सौतेली मां ने बिछाई है, जिसमें उलझकर पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर पहुंच गई। दरअसल समाजवादी पार्टी में अभी जो घमासान चल रहा है वो 2010 के घटनाक्रम का सीक्वल है। 2010 में मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को राजनीति में आगे बढ़ा रहे थे और भाई शिवपाल न चाहकर भी उनका अनुसरण कर रहे थे। परिवार में बड़े चचा शिवपाल को भतीजा अखिलेश सियासी रूप से हमेशा खटकते रहे। कोई अंदरूनी बात हो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व भी इधर से उधर इस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। नहीं, फिर भी अखिलेश जी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मिलना सब कुछ उन्हीं को है। मुलायम सिंह को क्या लेना है या हमको क्या लेना है? समाजवादी पार्टी 25 साल पूरे कर रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है और फिलहाल सैफई से लेकर लखनऊ तक परिवार में तलवारें खींची हैं। जाहिर है, मुलायम परिवार अगर वक्त रहते आपसी जंग खत्म नहीं करता तो पार्टी को सियासी रूप से भारी नुकसान हो सकता है। और सवाल यह है कि क्या इस पूरे डेवलपमेंट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नया मोड़ ले रही है, और क्या केवल समाजवादी पार्टी में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक नया उभार हो रहा है। और क्या समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी? क्या दूसरी पार्टियों को इससे आने वाले चुनाव में फायदा होगा? इन सब पर बात करेंगे। और मेरे साथ तमाम बड़े नेता जुड़े हुए हैं इस पैनल में, लेकिन उससे पहले आइए आपको कुछ दिखाते हैं। आइए हम आपको मुलायम सिंह यादव, जिनका इस वक्त देश में शायद सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, वो परिवार दिखाते हैं। मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नियां, मालती देवी पहली और साधना गुप्ता यादव दूसरी पत्नी मुलायम सिंह यादव की। उसके बाद मालती देवी से मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव और उनकी वाइफ डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और डिंपल यादव कन्नौज की लोकसभा सांसद हैं। प्रतीक यादव, जो कि साधना गुप्ता के बेटे हैं, प्रतीक यादव की वाइफ अपर्णा यादव, जिनको इस बार टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चुनाव में। आगे बढ़ते हैं, मुलायम सिंह यादव का परिवार, उनके भाई देखें तो उनके मुलायम सिंह यादव 5 भाई हैं, और अभय राम सिंह यादव जिनके और शिवपाल सिंह यादव 2 भाई उनके, जिसमें अभय राम सिंह यादव के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, जो कि बदायूं के सांसद हैं। उधर शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, जो कि चेयरमैन है यूपी में फूड कॉर्पोरेशन के। आगे बढ़े तो अभय राम सिंह यादव की बेटी संध्या यादव की चेयरमैन है मैनपुरी जिला पंचायत की। उधर मुलायम सिंह यादव के कजिन यानी चचेरे भाई मुलायम राम गोपाल यादव, जो कि
पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हैं, राज्यसभा सांसद हैं और उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी सांसद हैं। तो ये उनका एक, हमने आपको फैमिली ट्री दिखाने की कोशिश की कि मुलायम सिंह यादव कितना बड़ा इस वक्त एक कुनबा है, कितना बड़ा राजनीतिक परिवार है, लेकिन वो परिवार अब फूट की कगार पर दिखता है। ऐसे लगातार संकेत मिल रहे हैं। मेरे साथ शहनवाज हुसैन है। शहनवाज हुसैन, और आपके पास आऊंगा सबसे पहले, फिर तमाम दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। शहनवाज हुसैन, आप राजनीति की एक अच्छी खासी आप एक्सपीरियंस रखते हैं राजनीति का, आपने एक अच्छा खासा राजनीतिक जीवन जिया है। आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शहनवाज हुसैन, क्या लगता है, क्या वाकई समाजवादी पार्टी फूट की कगार पर पहुंच गई है? देखिए, फूट कोई नीति को लेकर नहीं है, फूट नियत को लेकर है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी में कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, सत्ता का संघर्ष है। मुलायम सिंह जी ने एक बार अखिलेश जी को यह सलाह दी थी कि मुगल शासक की तरह सबको लेकर चलें, और मुगल शासक के दौर में जितने झगड़े नहीं हुए उसके भी रिकॉर्ड टूट गए। पहले लोग कहते थे कि चाचा भतीजे की लड़ाई है, अब तो ये पिता पुत्र की लड़ाई दिख रही है। तो चाचा भतीजे की लड़ाई, पिता पुत्र की लड़ाई, अंकल और भतीजे की लड़ाई, एक अंकल भी है उसमें। तो दिक्कत ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी का आप नाम लेना चाहेंगे शहनवाज हुसैन? उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, अंकल सब जानते हैं। अखिलेश जी अमर सिंह जी को अंकल कहते हैं जी। तो आपको लगता है केवल ये सत्ता का संघर्ष है और परिवार में अब पार्टी पे पकड़ बनाने की लड़ाई है ये, और कुछ नहीं है ये। लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं शहनवाज हुसैन, और जिस तरह से सत्ता और सत्ता के जरिए जी, सत्ता एक मैं पूरी कर लूं अग्रवाल साहब, सत्ता और सत्ता के में बंटवारे की लड़ाई है। दिक्कत ये हो रही है कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं करके एक परिवार की चिंता में पूरी समाजवादी पार्टी बट गई है। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी, जिनकी दिक्कतें हैं, उन पर चर्चा नहीं हो रही है। ये जानबूझ के की गई लड़ाई है ताकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए परिवार के झगड़े में पूरा डिबेट उलझा रहे पिछले 10 दिन से। अब मैं देख रहा हूं यही बात हो रही है। कभी मुलायम सिंह कहते हैं बाद में नेता चुने जाएंगे, फिर कहते हैं वही चुने जाएंगे, फिर शिवपाल यादव कहते हैं कि नहीं मैं स्टैंप पे लिख कर देने को तैयार हूं। अरे आप हुकूमत में आने कहां वाले हैं जो नेता चुने जाएंगे? नहीं, मेरा यही सवाल था आपसे शहनवाज हुसैन साहब। मीम अफजल भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मीम अफजल खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। लेकिन शहनवाज हुसैन, मेरा यही सवाल था बांटने के लिए परिवार का झगड़ा बता दो सर। यही मेरा सवाल था कि क्या इस परिवार के झगड़े का फायदा बीजेपी को होता दिखता है, और क्या बीजेपी को लगता है कि समाजवादी पार्टी जो कि एक मजबूत पार्टी थी या कहें अभी भी है उत्तर प्रदेश में, वो इस पारिवारिक झगड़े की वजह से अपनी पोजीशन कम हो रही है और बीजेपी इसका एडवांटेज ले सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से ज्यादा से जीतेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। बसपा की हालत आप जानते हैं कि उनके बहुत से नेता उनको छोड़ के चले गए, सपा में परिवार के लोग ही छोड़ रहे हैं। तो जनता तो सिर्फ हमारे साथ है। और सारे नेता जो कहीं छोड़ते हैं उनको बीजेपी अपने साथ ले लेती है। वहां की उनकी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस छोड़कर हमारे दल में आई, उनको दुख लगा। हाँ। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक पर खून की दलाली का बयान राहुल जी ने दिया। हाँ। तो आखिर बहुगुना जी की वो बेटी है, देशभक्त परिवार रहा है। मीम अफजल मेरे साथ है, मुस्कुरा रहे हैं, वो कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे इस बात पर? और उस दिन उन्होंने तय किया कि कांग्रेस को छोड़ देना है। लेकिन मीम अफजल साहब, मैं इस बात पर आपसे रिएक्शन लूंगा, अभी बहुत टाइम है, हम इस डिबेट में उस पर भी आएंगे। लेकिन पहला रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी जंग पर। मीम अफजल साहब, आप भी राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं। आखिर इस जंग के पीछे आपको असली मकसद दिखता क्या है, और क्या वाकई इस पूरी परिवार से, यानी इस जंग से पार्टी का बंटाधार हो रहा है? वो तो स्वाभाविक है। और मैं आपको याद दिला दूं कि जिस वक्त ये झगड़ा शुरू हुआ था तो मैंने एक बात कही थी, उसको मैं फिर दोहराता हूं। मैंने उस वक्त कहा था कि घर का झगड़ा सड़क पर आ गया है
और सियासी परिवारों में अगर घर का झगड़ा सड़क पर आ जाए तो फिर वापस घर में नहीं जाता। और मैंने कहा था मुझे नहीं लगता कि ये झगड़ा वापस घर में जाने वाला है। और आज आप देख रहे हैं कि एक दिन उम्मीद बनती है, उसके बाद अगले रोज़ किसी का बयान आ जाता है, फिर दूसरे दिन किसी का बयान आता है, फिर वर्कर्स को उम्मीद लगती है, देश में उत्तर प्रदेश में लोगों को उम्मीद लगती है कि शायद अब ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ बयान आ जाता है। और आपने देखा आज भी वैसा ही हुआ। अभी 23 तारीख को अखिलेश जी मीटिंग कर रहे हैं, 24 तारीख को मुलायम सिंह जी कर रहे हैं। बाप और बेटे के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, अभी शाहनवाज साहब ठीक कह रहे थे कि संघर्ष जो है वो बुनियादी तौर पर सत्ता के लिए ही है, इसमें कोई शक नहीं। और सत्ता जो है वो सबसे अहम हो गई है और रिश्तेदार काफ़ी हैं और रिश्तेदार भी तमाम के तमाम दो खेमों में बंट गए हैं। ये बदकिस्मती की बात है। मेरे ख्याल में कम से कम मुलायम सिंह जी के लिए बहुत तकलीफ़ का वक्त है। ठीक है। और उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को बनाया है, जितनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है, उसका अंत ये होगा, इसके बारे में सोचना ज़रा मुश्किल था। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा कि क्या 25 साल इस पार्टी की उम्र थी, क्योंकि 25 साल अपना बहुत जोर शोर से मनाने जा रही पार्टी, उसका जलसा भी है। और गायत्री प्रजापति जो अभी मंत्री बने हैं, दोबारा मुलायम सिंह यादव ने जिनको मंत्री बनवाया है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई ये 25 साल तक ही उम्र थी इस पार्टी की? मीर मजल साहब, मैं आपसे इस पर कमेंट चाहूंगा। लेकिन मेरे साथ मधुकर जेटली समाजवादी पार्टी के एमएलसी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मधुकर जेटली साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मधुकर जेटली, एक बहुत दूर से बैठकर या लखनऊ में भी बैठकर यह दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ ठीक नहीं, बल्कि बहुत कुछ ठीक नहीं है। और अब तो समाजवादी पार्टी एक टूट की कगार पर जाती दिखती है, जहां परिवार का झगड़ा पार्टी का झगड़ा बन चुका है। मधुकर जेटली, आपको लगता है कि इस तरह से चुनाव में आप जा पाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये भ्रम जो पैदा किया गया है, ये बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर निश्चित तौर पर दूर होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी में कोई विवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी एक है। मुलायम सिंह के नेतृत्व में शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और सारे बाकी नेता एक हैं। केवल ये भ्रम पैदा किया गया है। कौन पैदा कर रहा है ये भ्रम? कौन कहता है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अलग अलग जाएं किसी सभा में? कौन कहता है कि मुलायम सिंह यादव जहां जाए वहां अखिलेश यादव ना जाए? ये तो कोई नहीं। और किसी के कहने से क्या ये नेता मानते हैं क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो है ये विपक्षी पार्टियों का जो फैलाया हुआ प्रचार है, ये बहुत जल्दी दूर होने जा रहा है। अखिलेश यादव 3 तारीख को एक यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी झंडी श्री मुलायम सिंह यादव जी दिखाने जा रहे हैं। 5 तारीख को सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने जा रहे हैं, जिसमें सारे नेता उपस्थित। अखिलेश यादव लेकिन नहीं शामिल होने जा रहे उसमें। ये कैसे पता आपको? क्योंकि 3 तारीख को तो वो चुनाव प्रचार पर निकल रहे हैं अपने समाजवादी क्रांति रथ से। यही तो मीडिया का भ्रम पैदा किया, यही तो मीडिया का काम है कि बिटवीन द लाइंस एक नया भ्रम पैदा करना है। कहाँ लिखा है अखिलेश यादव के पत्र में कि वो नहीं रहेंगे? लेकिन अखिलेश यादव ने एक तारीख तय करी है। अच्छा, ठीक है, चलिए मीडिया पर एक और आरोप हमने सिर माथे लिया। मधुकर जेटली, एक और आरोप आपका हमने सिर माथे लिया। मुझे आप 2 मिनट बताने दें। ये कार्यक्रम जो 3 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है, ये कुछ समय पहले घोषित था। अच्छा। ये कार्यक्रम तब न होकर के अब हो रहा है। सिल्वर जुबली बाद में डिसाइड हुई है 14 अक्टूबर को। तो ये सब जो है कार्यक्रम, और उसका अध्यक्ष, उस कार्यक्रम का संयोजक या कहें पूरा जिम्मा उस आदमी को दे दिया जाए जिसको अखिलेश यादव पसंद नहीं करते। नहीं, आप पसंद करें या किसी को पसंद ना करें। मैं नहीं, अखिलेश यादव ने जिसको मंत्रिमंडल से निकाला, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ। वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो तो मुलायम सिंह यादव जी ने जिसको पार्टी का संयोजक बनाया उस कार्यक्रम के लिए, वो और बाकी सारे 5-6 लोग उसके सह संयोजक हैं। हाँ। उस कार्यक्रम के बारे में जो तैयारी होनी है, उसके लिए 24 तारीख को सारे विधायकों की, सारे विधानमंडल दल के सदस्यों की, लोकसभा सदस्यों की, राज्यसभा सदस्यों की एक औपचारिक बैठक। चलिए ठीक है मधुकर जेटली साहब, आपकी सारी बात मान ली। मधुकर जेटली साहब सुनिए, आपकी सारी बात मान ली कि पार्टी में सब कुछ ठीक होने वाला है 2-3 दिन में। आप ये गारंटी दे रहे हैं कि 2-3 दिन में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, इनके बीच जो भी मनमुटाव है सब बिल्कुल खत्म हो जाएगा और समाजवादी पार्टी बहुत पूरी मजबूती के साथ जाएगी चुनाव में? लेकिन उसके बावजूद मधुकर जेटली, एक ईमानदार जवाब, अभी तक जो हुआ उससे पार्टी को वाकई कोई नुकसान नहीं हुआ? जो बातें आप पूछ रहे हैं उसके बारे में श्री अखिलेश यादव और श्री शिवपाल सिंह यादव जी के बीच में कल 2.5 घंटा बातचीत हुई है और उस बातचीत में मैं भी उपस्थित था।
क्या बातचीत हुई है? कि अब ये बातचीत अंदर पार्टी के अंदर का विषय है, वो पार्टी अपने आप तय कर रही है, सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो रही है, लेकिन आप तो बिफोर द टाइम आप सवाल पूछना चाहते हैं। सर बहुत देर हो चुकी है, बिफोर द टाइम नहीं, बहुत पानी बह चुका है गोमती में। बहुत मेरे साथ मीम अफजल साहब और शहनवाज हुसैन भी हैं। सर ठीक है, हम सब एक हैं। बहुत अच्छी बात है सर, आप एक रहिए। फूट तो किसी परिवार के लिए अच्छी नहीं होती, और खासकर कोई राजनीतिक परिवार हो तो उसका तो बहुत दूर तक मैसेज जाता है। और फिर आपके पास अभी भी सत्ता है, अभी भी अखिलेश यादव के पास 4-5 महीने हैं, अभी उनको बहुत सारा काम अभी भी कर सकते हैं। शहनवाज हुसैन, मधुकर जेटली जो कह रहे हैं, क्या ये जरा सा भी आपके गले के नीचे उतरता है? आप मधुकर जेटली आप रहिए मेरे साथ, मैं चाहूंगा कि आप इस डिबेट में मेरे साथ रहें। शहनवाज हुसैन, देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये उनकी पार्टी का मामला है, और वो अगर कह रहे हैं तो सुबह और शाम में तो बयान बदल रहे हैं। शिवपाल जी ने आज ही कहा है स्टैम्प पेपर पे लिख के देंगे, इसका मतलब ये है कि कुछ गलतफहमी है, तभी ना स्टैम्प पेपर पे लिख के मांगा जा रहा है। लीजिए साहब, अब गलतफहमी को स्टैम्प पेपर से दूर करने के बाद भी आप न माने तो कैसे बताइए? क्या करने वाले हैं, और ये क्या तय करने वाले हैं? हम लोग तो अपने चुनाव में लड़े हैं, पूरी तरह हम लगे हैं, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनके घर में क्या चल रहा है, और न उनके घर के झगड़े से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है। आपस में चाचा भतीजा मिल जाए, पिता पुत्र मिल जाए, मिल कर रहे हैं, शफई परिवार मिल जाए, उसमें क्या दिक्कत है? नाम समाजवादी पार्टी है तो पूरा एक परिवार ही। उसके प्रमुख नेताओं में किसी और का तो नाम आप चर्चा में भी नहीं ला रहे हैं। एक एमएलसी ने चिट्ठी लिख दी है कि अखिलेश जी को जिम्मेदारी दी जाना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का। एक उनके नेता ने ये भी लिख दिया, कह दिया कि उनकी जो सौतेली माँ है वो झगड़े करा रही हैं। तो हम लोग तो सिर्फ खबरों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारी में लगी है, हम चुनाव के मैदान में जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र होगी या परिवार का ही चर्चा रहेगा? नहीं बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी दिक्कतें हैं जनता को, उसका दुख दर्द कौन दूर करेगा? जवाब दीजिए मधुकर जेटली। है कि अगर मधुकर जेटली जवाब दीजिए। 4 दिन में ठीक हो जाएगा। जो सपना देख रही है, ये चाहते हैं कि आज तक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है, वो चुनाव में क्या जाएगी? जो भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन होगा, इसका जनता को नहीं पता है, तो किस प्रकार से वो चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। नहीं ठीक है सर, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता तय है, ना कांग्रेस का कोई नेता तय है, ये किस तरह से चुनाव में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का नेता तय नहीं है, और आपके नेता अपने नेता को नेता मानते नहीं है। नहीं, ये तो आप समय बताएगा, आपको बहुत जल्दी समय बता देगा। हमारी पार्टी में एक नेता है जिसका नाम है मुलायम सिंह यादव, और उसके बाद अखिलेश यादव। हाँ, उसके बाद अखिलेश यादव या शिवपाल सिंह यादव भी? नहीं, आप तो आप बताएंगे, मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और चेहरा हैं, जिन्होंने 4.5 साल उत्तर प्रदेश का, अभी तो ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किस प्रकार से उत्तर प्रदेश। अच्छा मधुकर जेटली, मैं मीम अफजल साहब आपके पास आऊंगा, आपसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन मधुकर जेटली साहब, आप काफी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है यूपी के, और आप उत्तर प्रदेश और देश की सियासत को अच्छे तरीके से समझते हैं। मधुकर जेटली साहब, अगर पार्टी का एमएलसी 4 पन्ने का पेपर उस लीडर को लिख दे जिसको कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी पार्टी के कार्यकर्ता को, और उसको कह दे कि अब आप हटिए और अखिलेश यादव को जगह दीजिए अपनी, उसका क्या मतलब निकाले? ऐसा है, कोई आदमी अगर कोई अपना व्यक्तिगत स्तर पे कोई बयान दे दे, व्यक्तिगत स्तर पे कोई पत्र लिख दे, उससे पार्टी का क्या लेना देना है? नहीं, वो पार्टी का एमएलसी है भाई। नहीं, मैंने मान लिया, ये मैंने कहा, लेकिन अगर कोई आदमी व्यक्तिगत तौर पे कोई पत्र लिख दे, उसका किसी पार्टी की लाइन से क्या लेना देना है? किसी ने वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह रहा है कि आप हटिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह रहा है आप हटिए, अब अपनी जगह छोड़िए। कह रहा हूँ उस विषय पर मैं इसलिए कोई बात नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। उसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है।
ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं मधुकर जेटली, लेकिन आप रहिए, मैं आपकी लिमिटेशन समझ रहा हूं कि आप ज्यादा कुछ पार्टी के परिवार के बारे में बोल भी नहीं सकते। आ रहा हूं शहनवाज साहब, आ रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त सुधींद्र भदौरिया भी जुड़ चुके हैं बीएसपी से, लेकिन शहनवाज अपनी बात पूरी कर दीजिए आप, फिर मैं जिस सवाल का जवाब है अखिलेश यादव जी टाल गए हों आज, मीडिया ने जब उस सवाल की चिट्ठी के बारे में पूछा तो नेता के नाते नहीं, पुत्र के नाते भी वो नाराजगी नहीं दिखाई उन्होंने कहा इन सवालों का जवाब बाद में देंगे। इसका मतलब क्या है? क्या पुत्र के नाते भी उनको गुस्सा नहीं आया कि ऐसा सवाल उनके पिता को हटाने के लिए किसी ने चिट्ठी लिखी है? और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको हटाने के लिए किसी एमएलसी ने चिट्ठी लिख दी और उस पर भी अखिलेश यादव जी ने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। मैंने खुद उनका बयान देखा तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं सर, और मैं सर एक चीज और आपको जाननी चाहिए, हमें शहनवाज साहब, हमें तो मधुकर जेटली साहब की तारीफ करनी चाहिए, चाहते हैं हमें तो मधुकर जेटली साहब की तारीफ करनी चाहिए कि इस सिनेरियो में भी कम से कम आके वो मीडिया के क्वेश्चंस को फेस कर रहे हैं। तमाम प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के तो सामने आने को तैयार नहीं, और कम से कम ठीक है, मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ कि वो जो बात है। आज मैं सोच रहा था जब आपने डिबेट वो जो पक्ष कम से कम वो अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तैयार तो है, और ये स्टैंड तो होना भी चाहिए। सुधींद्र भदौरिया मैं आपके पास आऊंगा, फिर मीम अफजल आपके पास आता हूं। सुधींद्र भदौरिया साहब तो टेलीफोन लाइन पर ही आपको मिल गए, ये बड़ी बात है क्योंकि कोई भी बोलने को तैयार नहीं समाजवादी पार्टी। हम भी इस बात के शुक्रगुजार है, लेकिन बहस को आगे बढ़ाते हैं। सुधींद्र भदौरिया, समाजवादी पार्टी क्या वाकई फूट की कगार पे पहुंच गई है? आदमी कोई अमर सिंह जी का आदमी, वो समाजवादी पार्टी में ऐसा समाजवाद है कि ऐसा है, देख रहे होंगे ऊपर से तो लग रहा होगा यहाँ कैसा समाजवाद चल रहा है। पूरा लोकतंत्र है उनके यहाँ, जो चाह रहा है वही बोल रहा है। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि अगली बार लेते हैं सर एक सवाल, विधायक तय करेंगे। फिर 2 दिन बाद दबाव बनता है तो शिवपाल यादव कहते हैं कि अखिलेश यादव जी चेहरा होंगे। बिल्कुल, शहनवाज जी जवाब ले लेते हैं। शहनवाज जी, जिसको चाहिए उसको चेहरा बना दीजिए, क्या दिक्कत है? सुधींद्र भदौरिया, बिल्कुल देखिए ऐसा है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवानी के शौक रखते हैं और वो दंगल में खुद भी हिस्सा लेते हैं, और अब ये दंगल पुरजोर पर है। सारे पहलवान एक साथ, छोटे बड़े मझोले सारे पहलवान एक साथ कुश्ती कर रहे हैं। अब इस कुश्ती के अंदर मुलायम सिंह जी सबसे बुजुर्ग हो गए हैं, उनके छोटे भाई राम गोपाल उनको लिखते हैं इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा, और उनके लोग इटावा में कहते हैं कि इनको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। और दूसरी चीज़, आज आपने हिंदुस्तान के 2 बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें आपने पढ़ा होगा अब उनकी घर की लड़ाई एकदम सामने आ गई है। उनके यहाँ उनकी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ परिवार के ऐसी महिलाएं उन्होंने जो जिस तरह का दबाव बनाया, जिसमें एक व्यक्ति जो बीपीएल के अंदर उसकी शुमार नहीं सर, तो पारिवारिक कलह का असर क्या पार्टी पर भी पड़ता दिख रहा है आपको? और जब देखिए, जब इस समय जब अखिलेश यादव ने उनको मंत्री नहीं बनाया, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने उनको खुद घोषित कर दिया कि ये मंत्री होंगे, उसके बाद शिवपाल को घोषित किया। मैं कहना ये चाहता हूं, यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारी अथॉरिटीज हैं। कई सारे चाचा मुख्यमंत्री शुरू से वही बन गए थे, चचा लोग भी बन गए थे, और कई उप मुख्यमंत्री, और मोहल्ले मोहल्ले गली गली में जिस तरह से लोग यहाँ पर सरकार चला रहे हैं, छोटे छोटे लोग, इसीलिए थानों में घुसकर दरोगाओं को पीटा जाता है, जेल के अंदर छुरियां और बंदूकें निकलती हैं, मुजफ्फरनगर कांड में 1 लाख लोग बेघर हो जाते हैं, मथुरा जैसी जगह पर जो एनएच पर 300 एकड़ जमीन रामवृक्ष यादव कब्जा करके एसपी की हत्या कर देते हैं, और बुलंदशहर के अंदर जिस तरह से गैंग रेप होता है लगातार हर जिले में होता रहा, और मुलायम सिंह कहते रहे कि ये तो छोटी मोटी गलती है, बच्चों से हो जाया करती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुशासन है, बिल्कुल, और मीम अफजल साहब, इस समय उत्तर प्रदेश की जनता इनसे निजात चाहती है। बिल्कुल, मैं मधुकर जेटली से जवाब चाहूंगा मीम अफजल साहब, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी। इस पूरी घटना का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव पड़ते देखते मीम अफजल आप?
बिल्कुल उस पर प्रभाव पड़ेगा और आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा इसका प्रभाव। मैं सबसे पहले मधुकर जेटली साहब जो हैं उनको ये कहूँगा, वो कह रहे थे कांग्रेस का तो कोई लीडर ही डिक्लेयर नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने शीला दीक्षित का नाम नहीं सुना शायद, सुना है नाम, लेकिन उनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। डिक्लेयर किया हुआ है। जी जी। अब ये तो मैंने नहीं कहा आपसे, आपने कहा कि कोई लीडर नहीं है, आप सीरियसली ले या ना ले, ये तो पब्लिक देखेगी बाद में। लेकिन आपने कहा तो आपको इतनी मालूमात तो होनी चाहिए, तो आपने इंपोर्ट किया, उनको इतनी मालूमात तो नहीं है। अरे मधुकर जी, बहुत सारी चीज़ें आप भी इंपोर्ट करते हैं, ज़रूरत नहीं बताने की। कुछ लोग बाहर से करते हैं, कुछ अंदर से भी इंपोर्ट करते हैं। और आपके यहाँ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस वक्त चल रही है उस पर कुछ कहने की ज़रूरत है। मैं तो आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि बैठ कर के आप, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि आप चीफ मिनिस्टर के ग्रुप में हैं, चूँकि आपने अभी तक चचा का नाम तो लिया नहीं। यानी आप ग्रुप, आप ये कह रहे हैं मीम अफजल की गुटबाजी है, और उसके बाद दूसरे मीम अफजल आप ये कह रहे हैं कि भयंकर गुटबाजी है एसपी में। बिल्कुल है, यही साबित कर रहा हूँ। आपके चैनल पर कह रहा हूँ हाँ कि ये तो खुद साबित कर रहे हैं। और रोजाना जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसके बाद कुछ कहने, देखिए मुझे लगता है इस वक्त मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है, बल्कि अफसोस करने का वक्त है। एक ऐसी पार्टी जिसने 25 साल लगाए हैं इस देश की सियासत में और अहम रोल भी अदा किया है, आज इस कगार पर खड़ी हुई है कि फैमिली की वजह से वहां जबरदस्त उठापटक हो रही है, जबरदस्त उठापटक हो रही है। शाहनवाज साहब से जरूर मैं एक बात कहूंगा, उन्होंने कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो मेजॉरिटी लेकर के आ रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी। अभी एक सर्वे आया था, आजकल कुछ चैनलों को बड़ा शौक हो गया है कि वक्त से पहले सर्वे दिखाते हैं, और उन्होंने सर्वे में दिखाया कि 33% वोट जो है बीजेपी को मिल रहे हैं, 28% बीएसपी को मिल रहे हैं और 22% मिल रहे हैं समाजवादी को। और हमें तो किसी गिनती में गिनते ही नहीं है, 4-5% उन्होंने, उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 4-5% दिखा दिया, बस चले तो 0 दिखा दें। इसलिए कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो सरकार की खुशामद में लगे हुए हैं और सुबह से शाम तक सिर्फ मोदी 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 उसकी पब्लिसिटी करते रहते हैं, और उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है उनको। ऐसा लगता है जिस देश के अंदर हर मर्ज की दवा क्या है, मोदी। अभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे, भाई सर्जिकल स्ट्राइक, सर हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मीम अफजल साहब हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मीम अफजल साहब मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने उसको डिक्लेयर किया। मीम अफजल साहब सुनिए ना, आपकी अपनी राजनीति है। साहब सर्जिकल स्ट्राइक पर बहुत बहस हो चुकी है, आपने भी बहुत जवाब दिया, हमने भी बहुत सवाल पूछे, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मीम अफजल साहब एक बात बताइए, मीम अफजल साहब आप कह रहे हैं कि शहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि हम फुल मेजॉरिटी से बनाएंगे, तो क्यों ना कहें सबसे ज्यादा तो कांग्रेस को सेटबैक दिया बीजेपी ने, और कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चली गई है बीजेपी में शामिल होने 2 दिन पहले, और वो कहती हैं कि राहुल गांधी के बयान से उनको बहुत खुन्नस हुई, वो जिनके ऊपर आपने इतना बड़ा जिम्मा दिया था। तो कांग्रेस के लिए तो वाकई बहुत बड़ा झटका है ये। पार्टियों को लगे हैं, आपको 77 याद नहीं है, आपको 80 याद नहीं है, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। और फिर मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का बताता हूं, 1994 के अंदर हर तरफ लग रहा था इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग, लगता था अभी शाइन होकर के दोबारा वापस आ जाएंगे पॉलिश वालिश करके। और हुआ क्या कि बुरी तरह से हारे, और 2004 में हम वापस आ गए, जबकि हमारे बारे में कहा था कि हम वापस नहीं आए। हम उसी तमतराक से वापस आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। 2019 आने दीजिए। शीला दीक्षित के सहारे सर, जिसको दूसरी पार्टियों को लोग इंपोर्टेड बता रहे हैं, लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाली 2019 का चुनाव को भी तय करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और जरा नजर रखिए। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह से पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है, जिस तरह देश में लड़ाने का काम कर रही है, वो ना तो देश के लिए अच्छा है और ना भारतीय जनता पार्टी के तकदीर के लिए अच्छा है। वो जिस तरह से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो निहायत शर्मनाक। शहनवाज हुसैन आपकी बात पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देना चाहते हैं शायद आपकी बात का। और मधुकर जेटली आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास आता हूं। शहनवाज हुसैन जवाब देना चाहेंगे, जो मीम अफजल बड़े आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। फिर सुदीन भदौरिया आपके पास भी आऊंगा। देखिए, मीम अफजल साहब तो बीजेपी के तकदीर की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए, तकदीर तो तदबीर से बनती है, और जिस तरह हमने देश को संभाला है, जिस तरह देश के अंदर
आज देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। लोगों की उम्मीद पर हमारी सरकार खरी उतरी है। दाल हो गई तो हम तदबीर कर रहे हैं। आप हमारी तकदीर की भविष्यवाणी न करें। बता दें शहनवाज हम तो ये कह रहे हैं कि शीला जी के लिए बहुत एक चीज पर अगर कोई महंगाई कम हुई हो, महंगाई कम हुई, जीडीपी बढ़ी है, नाम बता दें, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। पूरा देश जानना चाहता है आपके आने के बाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर महंगाई होने वाली थी। आप लोगों ने दाल पर, देखिए दाल पर हंगामा किया था। खुदा का शुक्र है कि दाल भी 70 रुपए थी हमारे जमाने में, हो गई है। कांग्रेस अभी 200 बिक करके 150 पे आ गई है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर एक भ्रम पैदा किया, वो भी दूर हो गया। 50 पैसे आज। दिक्कत यह है कि हमारी तदबीर, देखिए पेट्रोल 119 था, तदबीर है वो तदबीर कांग्रेस की धूमिल हो रही है। $30 है और आप पेट्रोल बिक रहा 60 रुपए। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ जा रहा है पैसा? देखिए पब्लिसिटी पे खर्च करिए पूरा पैसा। मैं अगर इसको बताना, महंगाई पे डिबेट हो जाए, जितना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं आप ये कह रहे हैं, अंदर लगाइए खूब पैसा और बताइए देश। अच्छा मीम अफजल साहब बोल लीजिए। कह रहे हैं कि मीम अफजल साहब बोल लीजिए, शहनवाज हुसैन को बोल दीजिए, फिर आपके पास। देखिए मैं एक बार अफजल साहब बोल लें तो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं बोलिए शहनवाज हुसैन जी, अफजल साहब बोल लें। नहीं आप मैं कह रहा हूँ कि देश में लोग सेटिस्फाइड हैं। किसी एक वस्तु पे पैसे कम हुए आपके देश आने के के बाद अंदर लोगों में, वो एक वस्तु बता दें मुझे, कोई एक चीज। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर कम नहीं हुआ है। आम आदमी का आपने मसला तो है। देश की इकोनॉमी जिस हालत में हमें दी थी, नरेंद्र मोदी जी को बहुत मेहनत करके इसको ट्रैक पर लाना पड़ा। आपने तो हमारी हर योजना को फेल बता दिया। आपने तो जीएसटी में भी 2.5 साल तक हमें अटकाते रहे। जन दबाव में आपको हमारा साथ देना पड़ा। आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर देश को भ्रम में डाला। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी तकदीर, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देखिए अफजल साहब बहुत अच्छे आप प्रवक्ता हों, लेकिन आपकी पार्टी की हालत बहुत पतली है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तक आपको छोड़कर जा रहे हैं। कोई मामूली नेता छोड़कर नहीं गई हैं। हेमवती नंदन बहुगुना की पुत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपको छोड़कर गई, तो तकदीर तो वहां पर है। और शीला जी के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत रहा है। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट से कहना चाह रहा हूं कि जब वो दिल्ली में 0 पर आप आउट हो गए, उनके दिल्ली में रहते, तो उत्तर प्रदेश में जो मीडिया पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपको गिन नहीं रहे हैं, सच में मैं तो बाद में भी इलेक्शन के दिन डिबेट में भी अफजल साहब आपसे मिलूंगा, लेकिन अभी तक जो हम लोगों की रिपोर्ट एकदम सही बता रहा हूँ। आप सिंगल डिजिट में भी नहीं है, डबल डिजिट तो बहुत बड़ी बात है। नहीं हम 3 चलिए ठीक है सर, ठीक है टीवी चैनल पर शहनवाज हुसैन साहब ओके, शहनवाज हुसैन साहब ओके जो हालात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिखाऊ चैनल हैं, कांग्रेस का ही नहीं है, लेकिन पार्टी आपकी लड़ाई है किससे? आपकी लड़ाई है किससे? शहनवाज हुसैन आपकी लड़ाई है किससे? कांग्रेस को आपने खारिज कर दिया। जरूर कांग्रेस को बीएसपी और बीएसपी हो, एसपी हो, किससे लड़ाई है आपकी? जरूर आपको बुलाया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में, पंजाब में आप लड़ाई में हैं, गोवा में हमसे लड़ाई होती है, गुजरात में होती है। उत्तर प्रदेश पे रहते हैं, उत्तर प्रदेश पे रहते हैं। लड़ना बेकार है आपका। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कहीं पर लड़ाई में नहीं है। शहनवाज हुसैन साहब किससे लड़ाई है फिर आपकी? में हम पंजाब और हो रही है, जरा पता लग जाएगा। एक सर्वे पंजाब पे भी करा लीजिए ऐसा झूठा। पंजाब की बात नहीं हो रही आज, पंजाब पे हम बात करेंगे और बुलाएंगे आप लोगों को। उत्तर प्रदेश पे रहते हैं शहनवाज हुसैन, उत्तर प्रदेश में किससे लड़ाई है आपकी? अगर आप जवाब देना चाहें तो। पहले सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और हर बार अकाली दल बादल के नेता मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, जीत कर आते हैं। पंजाब ने हर बार सरप्राइज दिया है। पिछली बार भी आप लोग कह रहे थे कि पंजाब नहीं जीतेंगे, तो गुजरात, पंजाब, गोवा भी जीतेंगे ना। शहनवाज हुसैन साहब, उत्तर प्रदेश में आपकी हालत दिल्ली जैसी होने वाली है। नहीं, आपकी लड़ाई है किससे? शहनवाज हुसैन एसपी से, बीएसपी से किससे लड़ाई? कांग्रेस को आपने खारिज कर दिया। कह रहे थे वो, चलिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं रहा है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। शहनवाज हुसैन किससे लड़ाई आपकी? एसपी से, बीएसपी से? देखिए ये लोग हमसे मिलकर लड़ रहे हैं। हाँ। जो भी हमसे लड़ने आएगा उसी से लड़ाई है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी। किसको मानते हैं? आपने कांग्रेस को खारिज कर दिया, बीएसपी को भी नहीं मानते, आप टक्कर में एसपी को भी नहीं मानते। पुराने आदमी हैं बसपा के, लेकिन देखिए इनके बड़े बड़े नेता भी छोड़कर चले गए हैं बसपा के भी। कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ है, सपा आपस में लड़ रही है। कहना चाहूंगा इस पर बिल्कुल सुनील भदौरिया बोलिए। आसमान पर लिखी हुई इबारत आपको नहीं दिख रही तो मैं जवाब क्या दूं?
चारों तरफ कमल ही कमल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, लोकसभा में 73 सीट हमने जीती थी। जवाब दे लीजिए लोकसभा में भी 2/3 से ज्यादा बहुमत लाएंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं। शाहनवाज हुसैन साहब बड़े मेहनती कार्यकर्ता हैं और मंत्री के ओहदे तक पहुंचे हैं। ये बड़ी ताकत के साथ बिहार में घूम रहे थे और मैंने देखा था उस समय जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था तो भागलपुर से लेके पटना तक इनकी आवाज गूंज रही थी और कह रहे थे कि यहाँ पर सबका सफाया हो जाएगा। इसी तरह से दिल्ली के अंदर भी कह रहे थे, पर हमने देखा कुछ ही समय पहले इन्होंने राज्यसभा में नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा और नवजोत सिंह सिद्धू राज्यसभा में होते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे गए। उनकी पत्नी जो विधायक थी वहां से पंजाब में, वो कहने लगी कि इनके खुद के मंत्री ड्रग पेडलिंग में लगे हुए हैं। मतलब इतना गंभीर चार्ज। और आज के अखबारों में तो हनी ट्रैप तक का चर्चा हो गई। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा हनी ट्रैप के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो देश में शासन कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो सर्जिकल स्ट्राइक पर तो अपनी पीठ ठोकती है और देश की सुरक्षा के साथ वो कंप्रोमाइज कर रही है इनके संसद के लोग। मैं कहना यह चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों को गंभीरता से लेती है और जब चुनाव आता है तो मैं आपको बतला दूं, तमाम बहुत सारे मीडिया के बताते हैं और जब बिहार के अंदर चुनाव का परिणाम आता है तो इनका पता नहीं चलता है। और दिल्ली के अंदर तो ऐसा सफाया होता है कि इनकी जो मुख्यमंत्री की दावेदार थी किरण बेदी जी, जिनको ये उधार में लेके गए थे कृष्णा तीरथ, बहुत तगड़ा हमला कर दिया आपने। शाहनवाज हुसैन को तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मधुकर जेटली भी हमारे साथ हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। उनसे भी उनका व्यू ले लेते हैं। उधर से ले आओ, इस गद्दार को ढूंढो, उसको उधर से ले आओ। तो जब ये तमाम जगह से इनके पास कार्यकर्ता है नहीं, इनके पास उम्मीदवार है नहीं, तो इधर उधर से अब अपना घर बनाने की कोशिश कर, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा ये जोड़ रहे हैं और इनका नतीजा नहीं। लेकिन देखिएगा आप, इनको बहुत निराशा हाथ लगने वाली है। हाँ। और बुरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर ये हारेंगे, निस्संदेह हारेंगे, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुजफ्फरनगर के अंदर किया, हाँ। दादरी में किया, सपा के साथ मिलकर किया, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। मैं मधुकर जेटली से एक जवाब ले लूं, शाहनवाज हुसैन साहब, फिर आपके पास आता हूं। शाहनवाज हुसैन साहब, मैं मधुकर जेटली से एक जवाब ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, इसकी पार्टी भी नंबर नहीं, आपके ऊपर बोला है, लेकिन एसपी का भी एक वर्जन ले लूं, क्योंकि आपने एसपी के बारे में बोला है कि जो लड़ाई में मजबूत होगा उससे हम अपना मुकाबला बांधते हैं। क्या मधुकर जेटली, आपको लगता है कि बीजेपी एक पार्टी है जो आपको टक्कर दे पाएगी यूपी में? लगता है मधुकर जेटली से संपर्क कट गया, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए। आप सुधीर भदौरिया का जवाब दे रहे थे। देखिए, भदौरिया साहब बहुत पुराने नेता हैं और भदौरिया आप सभी मुझे लगता है पुराने ही नेता हैं सर, बहुत पुराने नेता हैं के बारे में मालूम रहता है। नहीं, मैं तो इनके सामने बहुत छोटा हूं, मैं बहुत सीनियर हैं भदौरिया साहब। लेकिन भदौरिया साहब जो है हमें दिल्ली और बिहार बता रहे हैं। बिहार में लालू नीतीश जी मिले, 1,60,00,000 वोट उनको आया और हम लोग को 1,30,00,000 आया, वो जीत गए, सही बात है। इसमें मैं सहमत हूं कि बिहार में वो जीते हैं, ये सही कहा इन्होंने। दिल्ली का, लेकिन बीच में भदौरिया साहब हरियाणा भूल जाते हैं, भदौरिया साहब महाराष्ट्र भूल जाते हैं, अभी अभी आसाम का चुनाव भूल जाते हैं, भदौरिया साहब झारखंड का चुनाव भूल जाते हैं। आज जो भदौरिया साहब की बात कोई सुन रहा होगा, लग रहा होगा बीजेपी दो ही चुनाव लड़ी है, हुआ चुनाव जो हार गई है। नहीं, बंगाल भी लड़े आप, और केरल में हमने कमल खिलाया, उसकी भी मुबारकबाद आपने हमको नहीं दी। पहली बार दे दीजिए भदौरिया साहब, मुबारकबाद दे दीजिए। केरल में खिला है, उसकी मुबारकबाद तो दे दीजिए। बंगाल में हमारी ताकत बढ़ी है, पहली बार 5 MLA हैं, उसकी भी मुबारकबाद दे दीजिए। दिल बड़ा रख के आपको तो देना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आपका टिकट ठुकराकर हमारे साथ आ रहे हैं, तो आप नाराज नहीं होंगे, हम कैसे आपसे? अरे हम तो आपको बहुत शालीन शब्दों में कह रहे हैं, इससे भी ज्यादा नाराजगी की उम्मीद आपसे है, क्योंकि जिस तरह हमने बहुजन समाज पार्टी को हाथी को पूरी तरह जंगल में अकेला छोड़ दिया है,
साथ में सब लोग आपके हमारे साथ आपके हाथी से उतर कर आ गए, तो आपकी नाराजगी तो होगी। अरे भैया, आपने कंधों पे बैठाया, आपकी नाराजगी होगी, मैं जानता हूं, और आपके बगल के सही है, आपके बगल के नरेंद्र सिंह और पता नहीं किन किन के नाम में आपको, नरेंद्र सिंह को भी आप कंधे पर घुमा करते रहे, पर वो कुछ काम नहीं आया। यहाँ पर ये भी सब आपके कुछ काम नहीं आने वाले हैं, खाली लिफाफे निकलेंगे। ये आप ले तो गए हैं, पर लिफाफा खाली निकलेगा। अब देखिए, हम तो यही कह रहे हैं, अगर आखिर बहुजन समाज पार्टी से उनके प्रमुख नेता का, जो विपक्ष के नेता रहे, उनका मोह क्यों भंग हो रहा है? क्योंकि जो इल्जाम उन्होंने लगाए उस इल्जाम को दोहराऊंगा तो डिबेट दूसरी तरफ जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी नीतीश जी के समय में सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, इसलिए नीतीश जी के कई मंत्री भी आप नहीं। लेकिन एक सवाल, भदौरिया साहब एक मिनट, भदौरिया साहब एक मिनट, हम बिहार पर डिबेट नहीं कर रहे आज। उत्तर प्रदेश, सुनील भदौरिया साहब, शहनवाज साहब, बिहार पर डिबेट नहीं कर रहे, यूपी पे वापस लौटते हैं। सर बिहार का चुनाव बीती बात हो गई, अब सामने उत्तर प्रदेश खड़ा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है सर, यहाँ से दिल्ली तक की लाइन जाती है, इस पे बात करते हैं। 2012 में सरकार बनाने का सोच कैसे सकते हैं? 2012 से 2017 में इनका खराब नतीजा। नहीं, शहनवाज हुसैन साहब एक बात का जवाब दीजिए। शहनवाज हुसैन साहब विधानसभा में कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। नहीं, ये होने वाला सर, आपने शहनवाज हुसैन साहब एक बात का जवाब दीजिए। आपने एक मिनट, सुनील भदौरिया एक मिनट, शहनवाज सुनिए, शहनवाज हुसैन सुनिए। शहनवाज हुसैन, एक ही उम्मीद है कमल के फूल से। सर, कमल का फूल किसके चेहरे पर? भारतीय जनता पार्टी से हमारी सरकार। शहनवाज हुसैन, अच्छा एक मिनट, शहनवाज हुसैन रुकिए, भदौरिया रुकिए, मधुकर जेटली मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमल एक मिनट, सुनील भदौरिया एक मिनट, मेरे साथ मधुकर जेटली फिर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मधुकर जेटली, आप जरा से कमजोर किया हुआ है, यहाँ तो हर पार्टी की सरकार बन गई। मधुकर जेटली, आपकी पार्टी कमजोर क्या हो, यहाँ तो सारी पार्टियों की सरकार बन गई। मधुकर जेटली, क्या लगता है कौन सी पार्टी के साथ लड़ाई में? सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है, सपने देखने के लिए किसी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया है, ना भारत सरकार ने, ना किसी राज्य, देश की किसी राज्य सरकार ने। तो जितने पार्टियों के लोग यहाँ पर हैं, अगर वो सपना देखना चाहते हैं, कोई टैक्स नहीं है, तो रोज वो टीवी के स्टूडियो में आके सपना देख सकते हैं। उसमें से ये लोग भी सपना देख रहे हैं। तो सपना देखने से अगर सरकार बन जाती तो पिछली बार इनकी क्यों नहीं बन पाई? आगे भी समय आया है, समय आएगा, जनता उत्तर प्रदेश की फैसला करेगी कि किसको समर्थन देना है। इनके कहने से और हमारे विरोध में बोलने से इनको अगर समर्थन मिलता है तो इनका स्वागत है, लेकिन हम इनको नहीं। लेकिन मधुकर जेटली साहब, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी आजकल कुछ लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनके सपनों पर भी तो टैक्स नहीं है सर। मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ इस सपने को चूर चूर कर दिया गया है, सपने को चकनाचूर कर दिया गया है और बता दिया गया है कि एक साहब ने आज ही कहा है कि हम स्टैम्प पेपर में लिख के देने को तैयार हैं। अभी पिछली बार में जब अभी था आपके साथ चैनल पे, तो किसी ने कहा कि साहब शिवपाल सिंह जी ने ये भी कह दिया है। तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दो ही लोग हैं इस पार्टी में, नेचुरल सक्सेसर श्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जो है वो एक तो जिन्होंने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाप बेटे में कोई लड़ाई नहीं है और ये केवल दिख रहा है, अंदर से दोनों एक हैं, आप ये कह रहे हैं? दिख नहीं रहा है, जबरदस्ती इसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं? असफल होगा वो प्रयास, असफल होगा। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए, आवाज दो, सब एक हैं। हाँ, आवाज दो, सब एक हैं इस पार्टी में, कोई पार्टी में दूसरा नहीं है। फिर क्यों लोग एक सर? हैं। फिर क्यों उन लोगों को जो अखिलेश यादव के समर्थक माने जाते हैं उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है? अभी तक वापसी नहीं हुई। अरे भाई, क्या उन लोगों ने कोई क्षमा याचना की या कोई दरखास्त दी है जो उनको वापस लिया जाएगा? अगर वो इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लाएंगे? आप बहुत पुराने नेता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में रोज किस बात पे बैठ के हो रही है सर? जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट की बिल्डिंग में रोज किस बात की बैठकें हो रही है? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं इस चीज को। पूछना चाहता हूं कि क्या किसी उनमें से जो निष्कासित लोग हैं उनमें से किसी ने एक ये प्रस्ताव दिया है कि मुझे वापस ले लिया जाए? पार्टी जब कोई इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो निश्चित तौर पर उसको विचार कर लेगी। अच्छा सर, अच्छा ठीक है। मैं इससे पहले दूसरे मीम अफजल साहब कुछ बोल रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं। मधुकर जेटली, आप बहुत अच्छे नेता हैं, आप बहुत ईमानदार नेता हैं, बहुत बहादुर नेता भी है, ये भी कहूंगा मैं। नहीं, आप बहुत बहादुर नेता भी है, ये भी कहूंगा मैं। मेरी तरफ से एक और पूछ लें। नहीं, मधुकर जेटली, लेकिन मैं आपसे, आप पूछिएगा, जवाब लूंगा मैं।
लेकिन मधुकर जेटली, क्या वाकई पिछले महीने भर से जो कुछ चला, घर का झगड़ा, सड़क पे आया, वाकई एक कार्यकर्ता का भी मोरल डाउन नहीं हुआ, या एक कार्यकर्ता भी या गुटबाजी का शिकार नहीं हुआ? बताना चाहता हूं कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए विपक्षी पार्टियां काफी हैं, उसमें कुछ चैनल भी शामिल हो गए हैं और वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के प्रयास में मुझे तो लगता नहीं कि शायद ही कोई चैनल हो जिसने ये खबर ना दिखाई हो, मतलब सारे चैनल भी आपके पीछे पड़ गए, सारे अखबार जो लिख रहे हैं इस बारे में वो भी आपके पीछे पड़ गए सर। इसमें प्रतिस्पर्धा हो गई है और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और चैनल जो हैं वो सब इस बात क्या बात है, क्या बात है, कोई हमें कांग्रेस का दुश्मन ठहरा दे, कोई हमें बीएसपी का दुश्मन ठहरा दे, अब आप एसपी का दुश्मन भी ठहरा दीजिए, बीजेपी वाले अलग से शिकायत करें, तो मतलब ठीक है सर। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग अपने ही आप में अपने ही चैनल्स के इतने ज्यादा दुश्मन हैं कि एक दूसरे के साथ में प्रयास करते हैं कि मैं किससे, इनसे पहले मैं कैसे ब्रेकिंग न्यूज न दे दूं। सर तो ब्रेकिंग न्यूज देना कोई गलत बात नहीं है, और ब्रेकिंग न्यूज गलत देना गलत बात है। मीम अफजल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर वही ब्रेकिंग न्यूज डिफीट हो जाएगी तो फिर आप क्या जवाब देंगे? हाँ तो सर डिफीट आप लोग कर नहीं पाए अभी तक जो भी ब्रेकिंग न्यूज दी गई सब कुछ सामने दिख रहा है। मीम अफजल, आप चलिए सर इसको आगे बढ़ाते हैं। मीम अफजल से जवाब देते हैं। मीम अफजल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मधुकर जी, मीम अफजल, मधुकर जी, अगर मधुकर जी की बात मान लें हाँ तो ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं हो रहा। वो यही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बात को बतंगड़ बना रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। मुझे बताइए कि आपके यहाँ एक बहुत सीनियर लीडर हैं बेनी प्रसाद वर्मा जी, उनका बयान देखा मधुकर जी आज आप? अरे मैंने देखा, मेरे बहुत अजीज रह चुके हैं और आज भी अजीज हो गए हैं। अरे भाई वो तो उन्होंने भी शायद मीडिया को देख करके बयान दिया है, वो मैं उनसे पूछ लूंगा। वो भी अगर, अरे आपके पूछने से क्या, वो तो पूरे टीवी पे बता चुके हैं, मैंने सुन लिया, मैंने वो बात जो आप बताना चाह रहे हैं मैंने सुन लिया, वो उनको भी शायद लगता है टेलीविजन से उन्होंने मैं कह रहा हूँ सर, जिस शख्स की मुलायम सिंह यादव से फोन पे बात होती है और टेलीविजन देखकर मुलायम सिंह यादव के बारे में अपनी राय बनाएगा, क्या बात कर रहे हैं सर? बयान दूर करेंगे आप? मीम अफजल बोलिए, कितने लोगों के बयान जो है वो दूर करेंगे आप? कितने लोगों के बयान को दूर करेंगे आप? लोग बयान दे रहे हैं, आपको सीरियसली देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप बजाय इसके कि मीडिया पर ये कहें कि मीडिया की वजह से ऐसा हो रहा है। बेहतर है, खैर कभी कभी हमें भी शिकायत होती है। आपकी पार्टी को 22% वोट दिखा रहे थे, मैं खुद उससे एग्री नहीं करता हूँ, मैं खुद उससे एग्री। अरे मधुकर जी, आप जब तक बात नहीं सुनोगे, मधुकर जी मैं जो बात कह रहा हूँ प्लीज सुन लें आप बड़े सीनियर आदमी हैं। देखिए आपकी पार्टी को एक चैनल 22% वोट दे रहा था, मैं खुद एग्री नहीं करता उससे। अब शाहनवाज साहब की पार्टी को 33% दे रहे थे, वो कह रहे हैं 33% पे उनकी 2/3 मेजॉरिटी आ रही है। आपको बता दूं, देश में मोदी जी भी जब आए थे और 182 सीटें मिली थी तो परसेंटेज ऑफ वोट पता है कितना था बीजेपी का? ओनली 31%। और देश की जनता को यह भी मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी नहीं है। ये 71% लोग इनके खिलाफ थे। मैं आपको बताऊं, शाहनवाज साहब खुश इसलिए नहीं है कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है या टूटने की कगार पर है या उसका इमेज खराब हो रहा है, इसलिए खुश हैं कि समाजवादी पार्टी में अगर ये सल चलता रहा तो डिवीजन ऑफ वोट का फायदा उनको मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट आपके पास है समाजवादी पार्टी का, हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं आकलन कर रहा हूं, ये इस वक्त मैं बात जो कर रहा हूं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं। आपके पास जो वोट है उसमें बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है, उसके बाद दूसरे नंबर पर यादव की तादाद है। क्या इनमें से एक आदमी भी वोट बीजेपी को देने वाला है क्या? आपकी पार्टी के टूटने फूटने से इनको क्या फायदा होने वाला है? देखिए मैं आपको बता दूं, इशारतन बहुत सारी बातें मैं कह रहा हूं और समझ लेना चाहिए समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग बड़े नेता ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का जो प्रोसेस शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, इसको मिलकर रोकने की जरूरत होगी। हम तो लगे हुए हैं, देखिए जात पात की राजनीति और धर्म की राजनीति। तो मीम अफजल साहब आप जो बात कर रहे हैं, क्या ये माने मीम अफजल साहब सुनिए, क्या ये माने कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और एसपी साथ आ जाएंगे? क्या ये माने? देखिए मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब मिलकर लड़ेंगे तभी कुछ होगा। आप बहुत बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं सर, और इस टिप्पणी के बहुत मायने हैं। अगर अकलमंदी से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अगर अकलमंदी से चुनाव होगा
तो उत्तर प्रदेश को बांटने की राजनीति। सुदीन भदौरिया, मेरे पास समय नहीं है, एक कमेंट आपका, उसके बाद शहनाज हुसैन आपके पास आऊंगा। सुदीन भदौरिया, क्या लगता है कि वाकई इस तरह का भी कोई माहौल बन सकता है जिस तरह की बातें यहां हो रही हैं? क्या बीएसपी, माफ कीजिएगा, क्या एसपी और कांग्रेस भी साथ आ सकते हैं क्या? मैं एक चीज बतला दूं, जो सरकार चला रहे हैं वो दोषी हैं मुजफ्फरनगर कांड के लिए, अखलाक के लिंचिंग के लिए। 200 से ज्यादा दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, इनका फिक्स मैच रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, मिली भगत रही है। इसलिए इन लोगों को हटाकर उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप एक सेकुलर और खास तौर से बहन मायावती जी का जो चेहरा है जिसमें कानून व्यवस्था पुख्ता रहती है, उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। और मैं आपके तो आपको लगता है कि क्या कोई पोस्टपोल अलायंस हो सकता है? बहस में शामिल सर, आपको लगता है कोई पोस्टपोल अलायंस हो सकता है? देखिए, हमारा बहुमत ये आप कल्पना के परे है। जैसे दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, उसी तरह के उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आएंगे और बहन मायावती जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। और वे तो सपा कह रही है कि ये तो सपने देखते हैं, देखते रहिए। तो सपने ये देखें सपने, हम कहां मना कर रहे हैं इनको सपना देखने के लिए? रात भर देखें जेटली जी। चलिए ठीक है, सपनों में ही सबकी सरकार बन जाएगी, लेकिन असली तय तो जनता को करना है। मेरे पास समय नहीं है। शहनाज हुसैन, फाइनल कमेंट आपका। शहनाज हुसैन, सवाल तो है, आप नरेंद्र मोदी के नाम पर कहां कहां चुनाव लड़ेंगे? और नरेंद्र मोदी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री तो कोई दूसरा नेता बनेगा ना सर। तो लोगों को पता होना चाहिए कि वो अगर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो बीजेपी किसको सीएम बनाएगी और कौन उनके लिए नीतियां बनाएगा अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो। यही लोग कंफ्यूजन में है कि बीजेपी किसको सीएम बनाएगी। मुख्यमंत्री बहुना को बनाएंगे शायद था, क्या महाराष्ट्र में हमने बनाएंगे, कह रहे हैं बहुत बड़ी लीडर है, ऐलान किया था। क्या हमने झारखंड में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का ऐलान किया था? फिर भी बड़े बड़े ये राज्य की मिसाल दी, हम जीते कि नहीं जीते। और नरेंद्र मोदी जी का तो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहीं के काशी के सांसद हैं। हमने सपा को परिवार तक सीमित किया, बसपा को 0 पे आउट किया लोकसभा के चुनाव में। और जब नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं तो उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री की पार्टी मिल रही है। जापान का तो केंद्र और राज्य में दोनों में एक पार्टी की कमल फूल की सरकार होगी तो कमल के फूल की तरह खिलेगा। हम लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए देश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है सर, ओके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बड़ी नेता है। बात समाजवादी परिवार से शुरू हुई थी, लेकिन घूमते घूमते वाराणसी, नरेंद्र मोदी और गांव तक पहुंच गई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप लोगों का समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के नेता एक तो टीवी पर आने को तैयार नहीं हो रहे हैं इसमें, और जो कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे हमारे साथ एक बहादुर नेता जुड़े, मधुकर जेटली। बहादुर इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल है इस परिस्थिति में कुछ भी बोला, लेकिन उन्होंने पूरी डिबेट में हमारे साथ हिस्सा लिया। उनकी बात माने, वो बार बार यही दावे कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जनता आप हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं और आप सब कुछ जानते हैं, और मुझे कुछ बताने की या किसी को कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप खुद तय कर लीजिए कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन कोई परिवार हो, कोई संगठन हो, कोई पार्टी हो, आप अपना मत उसी को दीजिएगा जो आपके लिए काम करे, आपके लिए, आपके समय पर आपके सामने खड़ा हो और आपके विकास की बात करे। इतनी अपील है आपसे, बाकी बस कुछ नहीं। बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।